हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसपे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। फिक्स्ड डिपॉजिट करें या म्यूचुअल फंड्स, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शंस है, पर क्या आपने कभी सोचा है कौन सा सबसे ज्यादा फायदा देता है? आज हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके पैसे के लिए बेहतरीन है और सबसे बेहतर तरीका जिससे आप रिटर्न अच्छा बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में हम एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाले हैं जो कि आपको इंस्पायर करेगी। सोच कर देखिए, एक आदमी राजेश जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढने का प्रयास करते हैं। उनको एफडी बेहतर लगता है क्योंकि वहाँ रिस्क कम होता है, और दूसरी तरफ है अमन जो थोड़ा रिसर्च करती है, थोड़ा रिस्क लेते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आज से 10 सालों के बाद क्या सोचते हैं आप, किसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होगी? चलिए अब इन दोनों इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि आपके लिए दोनों में से कौन सा बेहतर होगा। दोस्तों, आज के समय पे एफडी का इंटरेस्ट रेट, किसका फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कितना रह गया? 5 से 7% के बीच में। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आज के समय पे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है? इन्फ्लेशन आज के समय में चल रहा है आपका 6 to 7%। ठीक है, आप 7% मान सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 6 to 7% के आसपास का इन्फ्लेशन है। वेरी करता है अलग अलग चीजों में अलग अलग। जैसे एग्जांपल लीजिए कि अगर आप मेडिकल या एजुकेशन में देखें तो वहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है। मेडिकल का इन्फ्लेशन अराउंड 11% के दर से साल दर साल बढ़ रहा है। एजुकेशन पर उससे भी ज्यादा है, 14% के अनुसार आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% के बीच में आता है। तो अगर आप उसको एफडी से कंपेयर करते हैं तो लगभग आपका 0% ग्रोथ हो रहा है, या मैक्स टू मैक्स 1% तक का आपका एक्चुअल रिटर्न जो आपका बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1% का बन रहा है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड में लगभग 12 से 15% का रिटर्न इजिली आज के समय में बन रहा है और ये रेगुलरली ग्रो भी हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम आप अगर इन्फ्लेशन के तौर पर देखिए तो आपका म्यूचुअल फंड काफी कंपैरेटिवली अच्छा रिटर्न दे रहा है और लगभग 7 से 8% का ग्रोथ आपको एक्चुअल ग्रोथ जो आपके घर आ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और उसके ऊपर आपका पैसा बढ़ रहा है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर आप 2010 के मैं एग्जांपल लेता हूं, उस वक्त 100 रुपए में आपको 2 किलो चीनी मिलता था। आज अगर आप 2024 में खरीदने जाएंगे, मैं एग्जैक्टली चीनी का प्राइस नहीं ले रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज के समय में आपको 1 किलो ही मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपया जो था 100 रुपीज, वो आज भी 100 रुपीज ही है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर घट चुकी है। आज अगर आप 1000 रुपए में किसी सामान को ले रहे हैं तो अगले 10 सालों के बाद आप उस 1000 रुपए से वो सामान नहीं खरीद पाएंगे। कारण ये है कि महंगाई बढ़ेगा और आपका परचेजिंग पावर, अगर आप पैसे को एज इट इज रखते हैं तो वो डिप्रिसिएट करता है, यानी घटा चला जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जहां भी आप निवेश कर रहे हैं वहां आपका ग्रोथ महंगाई के दर से ऊपर जब होगा तभी एक्चुअली आपका पैसा ग्रो हो रहा है और आपको रिटर्न मिल रहे हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको जो समझना है, रिस्क फैक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप निवेश करने जा रहे हैं। देखिए, जनरली लोग कहते हैं कि एफडी रिस्क फ्री है, जो सच भी है, पर इसका कुछ हिडन रिस्क भी होता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि पीपी यानी कि परचेजिंग पावर एक बहुत बड़ा चीज है जो एक्चुअल लोग इन्वेस्ट करते समय ध्यान नहीं दे रहे। कि अगर आप, मैंने जो एग्जांपल बताया कि 100 रुपए में आप जो प्रोडक्ट, जो चीजें आज खरीद सकते हैं, कुछ दिनों बाद वो नहीं खरीद सकेंगे। तो ये आपको समझना जरूरी है। अगर आपका पैसा बढ़ रहा है पर वो महंगाई के दर से के अनुसार नहीं बढ़ रहा है या उससे कम बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में आपका पैसा डी ग्रोथ कर रहा है। अब इस चीज को समझिएगा कि एफडी के कंपैरिजन में आपने देख लिया कि परचेजिंग पावर कैसे घट रहा है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क तो होता है, बेशर्ते रिस्क है, क्योंकि आप लोग जब भी म्यूचुअल फंड्स का ऐड देखते होंगे वहां पर लिखकर आता होगा ये निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, तो कृपया डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़े। बिल्कुल रिस्क है, लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा कि रिस्क एक्चुअल में क्या है। उसका मैं एक उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ कि सिंपल सी चीज है कि अगर मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है और मैं रोड पर उसे लेकर निकल जाऊं तो रिस्क मेरा क्या है? मुझे चलानी नहीं आती है तो मेरी एक्सीडेंट होगी। उसी प्रकार अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, आपको फंड सेलेक्ट करने नहीं आ रहा है, तो आपको इस चीज को समझना होगा कि आप किसी से सजेशन ले सकते हैं या आप खुद एजुकेट हो सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे चीजें होती है। अगर आप उसमें राय लेना चाहते हैं, अच्छी और तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी मदद की जाएगी। अब इस चीज को समझिएगा कि बशर्ते रिस्क है, लेकिन लॉन्गर टर्म में निफ्टी, माफी चाहूंगा, सेंसेक्स 1970 के आसपास में आया था और वो शुरू हुआ था 100 रुपए से। 100 रुपीज का एक यूनिट था सेंसेक्स। आज कितना है? आज लगभग 80,000 रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 50-55 सालों में ये 800 टाइम, 800 गुना। तो ये है एक्चुअल में। लेकिन क्या
वो बीच में कभी गिरा नहीं। जाहिर सी बात है कि सेंसेक्स 100 रुपए से 10,000 पे गया है और 10,000 से वापस 4,000 पे भी आया है, लेकिन क्या वो वही रुक गया? जी नहीं। अगर आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में, मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, SIP, यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द टर्म आपको फायदा होना ही होना है। सिर्फ आपको इस पार्ट को पकड़ना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर ए पॉइंट में है और आपको बी पॉइंट तक पहुंचना है तो बीच में भले ही ट्रेन स्लो होगा या तेज होगा, लेकिन आपको बने रहना है, तब आप बी तक पहुंच पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में भी आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं और मुझे इसका 10 टाइम्स चाहिए, यानी कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपको प्रोसेस पर विश्वास रखना है, सिस्टम पे ट्रस्ट रखना है और अपने इन्वेस्टमेंट को करना है, समय समय पे रीबैलेंसिंग करना है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जरूर पहुंचेंगे। ये जरूर हो सकता है कि 1 लाख रुपए से बढ़कर पैसा आपका 2.9 लाख हो जाए और फिर कभी बीच में घट करके 2.9 से 2.2 लाख भी हो। ये ऊंच नीच आती रहेगी, बशर्ते आपको बने रहना है। आपका ये गोल अचीव 100% होगा, बशर्ते आपको पेशेंस रखना जरूरी है। आते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर, लिक्विडिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको FD और म्यूचुअल फंड में समझना जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट काफी सारे ऐसे होते हैं जिसमें लिक्विडिटी आपको मिलती है, यानी कि आप पैसे निकाल सकते हैं कभी भी जब भी जरूरत हो। हाँ, ये होता है कि जहां आप मान लेते हैं आपने किया है 5 सालों के लिए, अब 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 इयर्स के फिक्स डिपॉजिट में। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसे 1 साल में ही विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो 1 साल में जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिस वक्त आपने निवेश किया था, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस वक्त आपने निवेश किया था उस वक्त में 1 ईयर्स का, या जनरली इस तरह से होता है कि 180 डेज टू 365 डेज या 1 ईयर। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद होगा आपका अनुमान, एक एवरेज हम लोग ले लेते हैं 2.8%। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई पेनल्टी नहीं लगा है, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जा रहा है, जिस कारण से आप फील करेंगे कि आपको इंटरेस्ट ये वाला तो मिला नहीं। अब सेकंड एक और चीज है कि आपको 2.8% के अनुसार मिला, तो वो सिर्फ 1 साल का मिला। आप अगर कैलकुलेट करेंगे कि 1 लाख रुपए पे मुझे 5.5 यानी कि 5,500 रुपए का इंटरेस्ट सालाना बनना चाहिए था, उस जगह पर 5,500 आप उम्मीद रखेंगे कि बनेगा 1 साल में, लेकिन वो नहीं बन रहा है। कितना बनेगा, 2,800 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस इसमें भी TDS आपको माइनस होगा, TDS भी कटेगी। तो इस पॉइंट को आपको समझना है। ये सोच लेते हैं हम लोग की पेनल्टी लग जाती, बशर्ते इसमें पेनल्टी नहीं लग रहा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है। सेकंड पॉइंट ये जानना आपको जरूरी है कि FD भी बहुत तरह के होते हैं। अगर आपने FD करवा लिया है टैक्स सेविंग वाली, तो टैक्स सेविंग वाली FD किसी भी हालात में 5 साल के पहले नहीं टूटेगी, क्योंकि उसमें आपको ATC का, इनकम टैक्स एक्ट का रिबेट मिलता है, इस कारण से आपका ये FD नहीं टूटेगा। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में आपके बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जिसमें कि लॉक इन होता है, जैसे एग्जांपल लीजिए ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको इन डिटेल इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन इस पे दूंगा। सेकंड, चाइल्ड प्लान। थर्ड, रिटायरमेंट फंड। ये कुछ फंड्स है जिसमें आपको लॉक इन मिलेगा। ये लॉक इन 3 साल से लेके 5 साल तक का हो सकता है। ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, चाइल्ड प्लान में 5 साल का लॉक इन होता है, कुछ रिटायरमेंट फंड में 3 साल का भी होता है, कुछ में 5 साल की भी हो सकती है। तो ये फंड टू फंड वैरी करेगा। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे, टैक्स बेनिफिट। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया लगभग कि FD में आपको टैक्स सेविंग मिलता है, उसमें 5 साल का लॉक इन रहेगा और ATC का रिबेट मिलेगा, 5 साल के पहले आप नहीं तोड़ सकते। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप आते हैं तो कौन से पार्ट में आपको लॉक इन मिलेगा, ELSS में, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पैसे 3 सालों तक नहीं निकाल सके। और थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ELSS में SIP करते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, लोगों को अंत में जाकर के समझ में आता है जब वो पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं। क्या होता है इसको समझिए। अगर मैं 2020 में SIP स्टार्ट किया ELSS में, मैं 5,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जांपल की तरह इस पार्ट को समझा रहा हूँ, इसको पूरा देखिएगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि ELSS कैसे डिफरेंट है थोड़ा, और ये थोड़ा सा तकलीफ भी देता है जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं। मान लेते हैं आपने ELSS स्टार्ट किया 2020 में, ठीक है। जनवरी मंथ में आपने डिपॉजिट किया 5,000 रुपए, फरवरी में डिपॉजिट किया 5,000 रुपए, इसी तरह से आप दिसंबर तक कर रहे हैं। अब ये पैसा आपका कब निकलेगा, ये एक साथ नहीं निकलेगा, क्योंकि जनवरी वाला जो आपका डिपॉजिट किया है आपने, इसका 3 साल कब पूरा हो रहा है, इसका
इसका 3 साल पूरा हो रहा है 2023 जनवरी में, यानी कि 2023 जनवरी में जाकर के आप कितना पैसा निकाल पाएंगे? आप ये 5,000 रुपए निकाल पाएंगे। आप पूरा नहीं निकाल पा रहे। अगर आपको ये ELSS से पूरे पैसे निकालने हैं, अगर आपने SIP किया है तो उस केस में आप 3 साल पैसे जमा करेंगे और 3 साल पैसे को छोड़ देंगे, यानी टोटल कितना टाइम हो गया? 6 ईयर्स। तब जा करके आप पूरे पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कैच है। जो लोग ELSS में SIP करते हैं वो यहाँ फंसे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, जिनको भी आप ELSS फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर भेजिए, ताकि उनको क्लियरिटी मिले, उस अनुसार वो अपना प्लानिंग कर सके। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा, पहली चीज है। सेकंड, कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का जो पावर है वो FD से कई गुना होता है, काफी तेजी से ये ग्रो करता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था, राजेश और अमन का। राजेश ने FD में इन्वेस्ट करके सिर्फ थोड़ा ही पैसा बढ़ाया, लेकिन अमन म्यूचुअल फंड का यूज करके अपनी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाए। अब आगे हमने जैसा पहले डिसाइड किया था, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्यों कैसे फायदेमंद। दोस्तों समझिए, एक व्यक्ति जो एक छोटा सा पेड़ लगाता है, उसे 2-3 सालों तक लगातार खूब सेवा करता है, लेकिन उसे ना कुछ ग्रोथ नहीं मिलता, वो पौधा इतना ही बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, उस पेड़ को नोच के हटा देते हैं। अब ये क्या हुआ, उन्होंने जो मेहनत किया वो वेस्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी जो वही पेड़ लगाया है और उसे लगातार 10 सालों तक वो सेवा कर रहा है, उसे पेशेंस के साथ होल्ड कर रहा है, उसे ग्रो होते हुए देख रहा है। क्योंकि इस चीज को समझिएगा, एक पेड़ जो होता है पहले कुछ दिनों तक बहुत धीरे ग्रो करता है, लेकिन जैसे उसके ब्रांचेस निकल गए अब वो तेजी से फैलता है। तो म्यूचुअल फंड भी इसी तरह काम करता है कि आप पेशेंस रखते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं और समय देते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि आपको जीवन भर फल देता रहता है। तो ये पॉइंट है दोस्तों जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि सब्र और समझदारी से इन्वेस्ट करना सबसे फायदेमंद है और आपके लिए सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो FD और म्यूचुअल फंड के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो आपको फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।